जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर का प्रमुख आधार आपका मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य है। आपको मैंने प्रमुख तौर पर कुछ विशेष बातें बता दी हैं जो आपकी बीती हुई वीडियोस थी, उसमें मैंने आपको समझा दिया है कि मौर्य साम्राज्य भारत के प्राचीन इतिहास का प्रारंभिक साम्राज्य क्यों माना गया है। मैंने आपको बताया है 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद क्यों बनकर उभरा मगध। मैंने ये आपको कारण बता दिए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है उसके भूगोल की, ये आपने समझ लिया है। भूगोल का किसी भी साम्राज्य के विकास में क्या योगदान होता है, ये आपने बखूबी समझ लिया है। आपको मैंने ये भी समझा दिया है कि मगध के इतने आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण है, और आपने ये भी समझा है कि मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का प्रारंभिक इतिहास क्यों माना गया है, क्या कारण है, ये भी मैंने बता दिया। अब हम आज चल रहे हैं समझने उन स्रोतों को जिनके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिली हैं। हम चल रहे हैं आज उनको समझने। वो कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर इतिहास का अध्ययन होता है। प्रमुख तौर पर दो ही तरीके होते हैं, एक होता है पुरातात्विक तरीका और एक होता है आपका साहित्यिक तरीका। पुरातात्विक तरीका वो होता है जिसमें खुदाई होती है, जमीन से निकालकर चीजों का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर इतिहास का पता लगाया जाता है। और एक होता है आपका साहित्यिक तरीके में आपके हाथ से लिखित विदेशी साहित्य होता है, देसी साहित्य होता है, शिल्पकार पत्थरों पे लिखी हुई चीजें होती हैं। तो ये इस प्रकार के साहित्य होते हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास की जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे इतिहास को संरक्षित करने के आधार है, जिनके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो चल रहे हैं आज उन्हीं चीजों को बहुत डिटेल तरीके से समझने। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण आधारों को, जिनके आधार पर इतिहास का निर्माण होता है। मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत। मौर्य वंश के बारे में हमें किन इतिहास के स्रोतों से पता चलता है, ये जानते हैं। मौर्य वंश के अध्ययन के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करने के दो साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, साहित्यिक साधन एवं पुरातात्विक साधन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इतिहास की जानकारी के दो ही स्रोत हैं, एक है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक बता दिया, किताबें, शिलालेख, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, मरा हुआ व्यक्ति की हड्डियां और जमीन से मिले शिलापट, ये सारी चीजें आपके पुरातात्विक स्रोत में, महल, ये सारी की सारी पुरातात्विक चीजें होती हैं। तो सुनिए, पहले तो हम साहित्यिक स्रोत की तरफ चलते हैं। साहित्यिक स्रोत को भी मौर्य काल के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका विदेशी साहित्य और एक है आपका देसी साहित्य। विदेशी लोग भी आए थे, जिस कारण से उन्होंने भी मौर्यों के बारे में अपनी किताबों में लिखा। आप सबको पता है कि इस समय काल में सिकंदर बहुत बड़ा भारत विश्व विजय पर निकला था, तो वो भारत कभी जीत नहीं पाता और उसके कुछ मंत्री तंत्री यहीं रह जाते हैं और भारत के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते हैं। तो आपके सिकंदर के भी कुछ इतिहासकार मौर्य शासकों के दरबार में रहे और फिर जाकर उन्होंने किताब लिखी। तो उनके संबंध में, उनकी किताबों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो इस तरह से क्रॉस चेक होता है इतिहास। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है इतिहास को, कि हमारे देश में जो इतिहास लिखा है
क्या दुनिया के और किसी भी लेखक ने या इतिहासकार ने उसी समय काल में इसके बारे में लिखा है? अगर लिखा है तो हाँ, ये इतिहास क्या है? सच्चा है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है कि हाँ सच में ये घटना घटी है। समझ में आई बात? तो इस तरह से इतिहास को क्रॉस चेक भी किया जाता है दूसरे इतिहासकारों के द्वारा। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं आपके विदेशी साहित्य को। विभिन्न विदेशी यात्रियों, लेखकों एवं विद्वानों के वृत्तांतों से हमें मौर्यों के शासन, प्रबंध, सभ्यता, संस्कृति तथा समाज एवं अर्थव्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन विदेशी यात्रियों में यूनानी यात्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूनानी यात्री मतलब सिकंदर के लोग, वो लोग यूनान पे शासन करते थे, जो आज का यूरोप है, उसे ही उस समय यूनान कहा जाता था। प्रमुख तौर पर वही क्षेत्र यूनान कहलाता था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यूनानी विजेता सिकंदर के साथ कई यूनानी लेखक भारत आए थे जिन्होंने अपने विवरण लिखे हैं। इनमें निकोरस, उनैसिक्रिटस और अस्कीबोलस प्रमुख हैं। यूनानियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है मेगास्थनीज। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? मेगास्थनीज, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था। उसने यहाँ 6 वर्ष रहकर तत्कालीन राजनयिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था को जो स्वयं अवलोकन किया, उसका विवरण अपनी कृति इंडिका में दिया है। तो उसने जो भी 6 सालों में रहकर भारतीय समाज को समझा, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उन सब चीजों को उसने एट द एंड अपनी किताब इंडिका में लिखा है। तो मेगास्थनीज, जो कि यूनानी शासक सिकंदर के आप कह सकते हैं बहुत बड़े सलाहकार, या उनका जो दूत था सेलुकस निकेटस, उसका राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। वो चंद्रगुप्त के दरबार में 6 वर्षों तक सिकंदर के राजदूत के तौर पर काम करता है, और वो जो भी देखता है, पढ़ता है, समझता है, और जाकर वो फिर अपनी किताब इंडिका में उन बातों का विवरण लिखता है। तो मेगास्थनीज को ध्यान रखना है और उसकी किताब को, इंडिका को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस किताब के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के शासन प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं पता चलती हैं। देखो, भाषा डिफरेंस हमेशा होता है, भाषा डिफरेंस हमेशा हो, लेकिन इस चीज से एक ऑथेंटिकेशन होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में लिखता है और उसी समय काल में आपका कोई दरबारी लिखता है, तो उसमें इस चीज से पता चल जाता है कि आपके शासन काल में कितनी निष्पक्षता थी। अब आपका दरबारी, अगर भाई आपका दरबारी तो कभी निष्पक्ष नहीं लिखेगा, वो तो सिर्फ क्या लिखेगा? वो सिर्फ आपकी बड़ाई लिखेगा, आपकी कमियां कभी नहीं लिखेगा। लेकिन जो विदेशी होगा, जब वो अपने देश लौट के जाएगा, तो वो आपकी बड़ाई भी लिखेगा, आपकी बुराई भी लिखेगा, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है। या हो सकता है वो बुराइयां ही लिखे, क्योंकि जैसा उसके साथ आपका व्यवहार होगा वो वैसा ही लिखेगा। समझ में आई बात? तो इस चीज से पता चलता है, हमें ऑथेंटिकेशन होता है, राजा कैसा था, हम कंपैरिजन कर पाते हैं दोनों पर्सपेक्टिव में। हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं कि एक तो दरबारी पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो राजा का चापलूस है उसका पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो सिर्फ राजा की बड़ाई लिखेगा। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, जो कि न्यूट्रल होता है, या कभी कभी या कंप्लीटली अपोजिट होता है। यही होता है। इसके अलावा वो कभी भी फेवर में ज्यादा नहीं लिखेगा, वो फेवर में कभी नहीं लिखेगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा, वो न्यूट्रल ही रहकर लिखेगा आपके बारे में, वो कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। तो इस चीज से ये भी पता चल जाता है कि राजा की शासन पद्धति कैसी थी, राजा का व्यवहार कैसा था लोगों के साथ, और राजा किस प्रकार की शासन व्यवस्था को संचालित करता था, और समाज किस प्रकार का था। क्योंकि जो राजा का दरबारी होगा वो तो समाज में सब अच्छाइयां ही बताएगा ना। वो तो बताएगा कि राजा ने समाज को समृद्ध बना दिया था, राजा ने ये कर दिया था, राजा ने वो कर दिया था। लेकिन जब बाहर का लिखेगा तो वो राजा की बड़ाइयां नहीं लिखेगा, वो राजा की कमियां भी लिखेगा।
बड़ाइयों के साथ साथ। समझ में आई बात? आगे सुनो। इसके बाद तो इंडिका याद रखना है, ठीक है। यद्यपि इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है और उसके कुछ छत विछत अंश ही उपलब्ध है, परंतु परवर्ती ग्रीक लेखकों यथा स्ट्रोबो, प्लेनी, डायोकारस एवं एरियन आदि ने इंडिका को अपने वृत्तांतों का आधार बनाया है। भारतीय साहित्य के साथ मिलाकर इन वृत्तांतों को पढ़ने से तत्कालीन इतिहास का लेवर निर्मित करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। मतलब निष्पक्षता बनाने में हमें एक तरह से आधार मिल जाता है और हम सही ढंग से जज कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। यूनानियों के अतिरिक्त कुछ चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण से भी मौर्य शासकों तथा तत्कालीन समाज, राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इन यात्राओं में फाहियान और हैन सांग प्रमुख हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज और राजनीति पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इन दोनों यात्रियों ने अशोक निर्मित स्तूपों का भी उल्लेख किया है। तो इन्होंने भी, इन दो चीनी यात्रियों का भी अपना एक अलग महत्व है। ये सारे क्या है? ये विदेशी साहित्य है, क्योंकि ये देश के बाहर के लोगों ने लिखा है, ठीक है। इसे इसीलिए कहा जाता है वृत्तांत। क्या कहा जाता है? वृत्तांत, ठीक है। तो अब आते हैं अपने देशी साहित्यों पे। देशी साहित्य इस श्रेणी के अंतर्गत हम संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा के ग्रंथों को सम्मिलित कर सकते हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित है। देखो, उस समय की भाषाओं के बारे में भी पता चल गया कि मौर्य शासन काल में किन भाषाओं का प्रयोग होता था? संस्कृत, पाली और प्राकृत। कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, पाली और प्राकृत। इन तीन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था मौर्य शासन काल में। तो ये भी पता। अब ऐसे एक नंबर का पता चला ना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य शासन काल के समय काल में भारत की प्रमुख भाषाएं क्या थी, तो क्या बताओगे आप? संस्कृत, पाली और प्राकृत। ये तीन भाषाएं प्रमुख तौर पर वहां पर प्रयोग की जाती थी। संस्कृत किनके द्वारा प्रयोग की जाती थी? राजकाल, मतलब जैसे कोई भी सरकारी काम होता था उसमें संस्कृत भाषा का, या अपर जो आपके शासन व्यवस्था में थे वो लोग संस्कृत यूज करते थे और आम जनता पाली और प्राकृत का प्रयोग करती थी, ठीक है। आगे समझते हैं। तो कौन से हैं वो भारतीय साहित्य जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाने का काम करते हैं? तो जिसमें आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थात चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रामाणिक स्रोतों में से एक माना गया है किसको? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताती, परंतु ये मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को ज्यादा अच्छे से समझाती है। सुनिएगा, मौर्य वंश के संदर्भ में विशेषकर मौर्य वंश की जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि अर्थशास्त्र के मूल लेखक एवं तिथि को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद है, परंतु संभवतः इसकी रचना मौर्य काल में हुई थी तथा इसका लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौटिल्य अथवा चाणक्य ही था। अर्थशास्त्र का इस दृष्टिकोण से विशेष महत्व है क्योंकि कौटिल्य स्वयं साम्राज्य और दरबार की दिन प्रतिदिन की सूक्ष्म घटनाओं का भी प्रत्यक्षदर्शी था। इसीलिए हमें अर्थशास्त्र में मौर्य समाज, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन के जितने सूक्ष्म वर्णन मिलते हैं उतने संभवतः और किसी युग के संबंध में नहीं मिलते हैं। तो ये आप जान लीजिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को भी बताने का काम करता है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य या कहिए चाणक्य वो खुद प्रत्यक्षदर्शी था, वो खुद सहभागी था। किसका?
मौर्य शासन काल का, और वो शासन व्यवस्था का भी क्या था, अंग था, महामंत्री था वो। तो जिस कारण से उसके द्वारा लिखा गया कोई भी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस संदर्भ, उस समय के इतिहास को बताने के लिए और समझाने के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद है विशाखदंत का मुद्रा राक्षस। विशाखदंत का मुद्रा राक्षस। विशाखदंत नामक विद्वान द्वारा 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच रचित इस संस्कृत नाटक से भी हमें मौर्य साम्राज्य एवं चंद्रगुप्त के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस नाटक में नंद वंश के नाश तथा कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त द्वारा मगध राज्य पर अधिकार करने का विस्तृत वृत्तांत मिलता है। तो इस नाटक से भी, जो विशाखदंत के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, इस नाटक से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके अपना एक नया साम्राज्य स्थापित किया। तो इस बात का भी हमें पता चलता है, किससे, आपकी मुद्रा राक्षस से। और तीसरा क्या है, पुराण, उस समय के धार्मिक ग्रंथ। पुराण यद्यपि धार्मिक ग्रंथ है, परंतु फिर भी विभिन्न पुराणों तथा विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं मत्स्य पुराणों में नंदों की उत्पत्ति एवं मौर्य शासकों की एक सूची का उल्लेख है। और इन धार्मिक ग्रंथों से भी हमें उस समय की शासन व्यवस्था का कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जो जिस समय काल में लिखी जाएगी उस समय काल के शासक का भी उस पर उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा। चाहे या ना चाहे हमें उल्लेख डालना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी सोच पर उसका प्रभाव होता है, हमारी सोच पर उसका प्रभाव होता है। शासन व्यवस्था का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। बहुत लोग कहते हैं कि हम पर सरकार का क्या प्रभाव है। बेटा, आपको नहीं पता, आपके दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घट रही हैं उनमें भी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरा देश सरकार चलाती है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप और हम सिर्फ क्या है, कठपुतली हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। जैन एवं बौद्ध साहित्य, मैंने आपको बताया ये वही समय काल है जिस समय काल में जैन और बौद्ध धर्मों की प्रगति हो रही थी और इनके धार्मिक ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे, जिस कारण से जिन राजाओं ने भी इन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, सहायता प्रदान करी, उन राजाओं का इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया है। हर कोई करता है, ये प्रवृत्ति है। जो जिसकी मदद करता है वो उसे अपने सहयोगी के तौर पर हमेशा दिखाता ही है। हर व्यक्ति के जीवन में एक भाग होता ही है, और जिसका होता है वो उसके बारे में जरूर अपनी किताब में या अपने जीवन में प्रदर्शित करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट, पर्वन, कल्पसूत्र, भद्र, बहु चरित्र एवं अस्त वीरावली चरित्र, मौर्य वंश एवं चंद्रगुप्त के जीवन एवं कार्यकलापों के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्या वंदना, मंजू, श्रीमूलक, मिलिंद, पनो आदि मौर्य वंश एवं विशेषकर अशोक के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। जैन धर्म को चंद्रगुप्त ने संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को अशोक ने संरक्षण। तो इसीलिए इन दोनों के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में जैन ग्रंथ में और अशोक के बारे में आपके बौद्ध ग्रंथों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दिया, जो जिसको संरक्षण प्रदान करेगा वो उसका गुण गाएगा ही गाएगा, वो उसके लिए हमेशा गला फाड़ के चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। ये हकीकत है। जो जिसकी सहायता करेगा वो उसके बारे में बोलेगा, और जो जिसकी सहायता नहीं करेगा वो उसका विरोध करेगा ही करेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, समझ में बात। तो यही हकीकत है।
आज भी कल भी। जो सत्ता से लाभ लेगा वो सत्ता के लिए गुण गाएगा, और जो सत्ता से कुछ नहीं पाएगा वो सत्ता का सदैव विरोध करेगा। ये वास्तविकता है, यहाँ भी देख सकते हैं आप। इसीलिए तो इतिहास पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप चीजों को समझ सको, सीख सको कि सत्ता का फेवर कौन करता है और सत्ता का विरोध कौन करता है। यही तो इतिहास है। और अगर ये भी ना समझ पाए कोई, तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं। इसीलिए हर बच्चे को इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इतिहास नहीं समझेंगे तो आप राजनीति को भी सही ढंग से कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पुरातत्विक स्रोतों पर। पुरातत्विक स्रोत, पुरातत्विक स्रोत कौन से? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जमीन से निकले हैं, खुदाई के माध्यम से निकले हैं, वो सारे के सारे पुरातत्विक स्रोत कहलाते हैं। मौर्यों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने वाले स्रोतों में पुरातत्विक सामग्री भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान अभिलेखों का है, जिनमें सबसे अधिक विश्वसनीय अशोक के अभिलेख है। अशोक के इन अभिलेखों से उसकी गृह तथा विदेश नीति, शासन प्रबंध तथा साम्राज्य विस्तार, कलिंग युद्ध तथा उसके व्यक्तिगत जीवन एवं धर्म के विषय में महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक प्रमाणित जानकारी मिलती है। अशोक ही वह प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने राज्य आज्ञाओं को शिलालेखों एवं स्तंभों पर खुदवाकर जनता के समक्ष रखा था। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। अभिलेख मतलब पत्थर पर उकेरे गए शिलापट, उन्हें कहा जाता है अभिलेख। समझ में? पत्थर पर उकेरे गए शिलापटों को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक वो पहला शासक है जिसने अपने साम्राज्य की आज्ञाओं को शिलापटों पर लिखवाया और अपनी जनता के सामने समक्ष तौर पर उन चीजों को प्रस्तुत किया, जिससे कि जनता दिन प्रतिदिन उसे पढ़ सके, समझ सके और उनका अनुसरण करना ना भूले। समझ में आई बात? तो अशोक की इस घटना से उसके साम्राज्य की हमें बहुत ज्यादा प्रमाणिक जानकारी मिल जाती है। इन अभिलेखों के कारण, इन शिलालेखों के कारण हमारे अशोक के बारे में हमारी जानकारी में एक बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, क्योंकि हमें प्रामाणिक तौर पर उसी समय काल में लिखी गई चीज मिल जाती है। एक बार के लिए हम साहित्य को कह सकते हैं कि किसी और ने लिखा होगा, लेकिन जब शिलालेख मिलता है और जब उसकी कार्बन डेटिंग करी जाती है, तब सच में पता चल जाता है कि ये क्या है और कब लिखा गया है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए इतिहास को समझने में। तो दो ही तरीके हैं इतिहास को जानने के, एक है पुरातत्विक और एक है साहित्यिक। पुरातत्विक को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि वो वास्तविक तौर पर उस समय काल की चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है, लेकिन साहित्यिक भी कम नहीं होता। साहित्य से हमें बहुत जानकारियां मिल जाती हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाया जा सकता है, लेकिन जब वो जानकारियों का पटल खोलता है ना, तो लोगों के ये भी खुल जाते हैं पूरी तरीके से। ये मस्तिष्क का जो होता है ना, ये खुल जाता है और वो फिर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने प्रमाण प्रस्तुत कर देता है और उसके प्रमाणों के आगे फिर लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं अपने आप। समझ में आई बात? आगे सुनो। अब आते हैं अगले विषय पर, साम्राज्य विस्तार। हर राजा का सपना है साम्राज्य विस्तार। जितना बड़ा क्षेत्रफल हो सके, जितने बड़े क्षेत्रफल पे मैं शासन कर सकूं, उतना ही मेरा गौरव होगा, उतना ही मेरा गौरव होगा। आज भी लोगों की यही अभिलाषा है कि पूरे भारत पर मेरा शासन, कोई और नहीं, सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, सिर्फ मैं। ये जो सिर्फ मैं वाली जो भावना है, ये हर शासक के अंदर होती है। तो मौर्यों के अंदर भी थी ये, मौर्यों ने भी यही किया। सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार अगर किसी ने किया तो वो किसने किया? चंद्रगुप्त ने किया। चंद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा विस्तार किया किसका? अपने साम्राज्य का। पहले पे है चंद्रगुप्त, फिर कौन है? बिंदुसार, फिर है अशोक। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। समझ में आएगा? ये याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। फिर उसका पुत्र कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। ठीक, तो आइए समझते हैं साम्राज्य विस्तार।
विभिन्न विवरणों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदकुश मतलब अफगानिस्तान, हिंदकुश तक विस्तृत था। उसके साम्राज्य विस्तार के संबंध में अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि उसमें अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण भारत का मैसूर तक का प्रदेश सम्मिलित था। उसके पौत्र अशोक ने कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। उसके पौत्र ने उड़ीसा को भी जीत लिया था, उसके पौत्र ने। तो और इसी कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है। किसका? अशोक का। अशोक के हृदय परिवर्तन का कारण ही कलिंग का युद्ध बनता है। क्या घटना घटती है, अभी उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन, मैंने आपको बता ही दिया है, मौर्य प्रशासन का आधार संघीय ढांचा था, जिसमें एक केंद्र सत्ता थी और भी अन्य सत्ताएं थी जो राज्य को संचालित करती थी। लेकिन अधिकतर पावर किसके पास थी? केंद्र सत्ता के पास। जैसे आज हमारा फेडरल सिस्टम, आज हमारा संघीय ढांचा है, उसी प्रकार की संघीय संरचना के आधार पर मौर्य प्रशासन भी संचालित होता था। जैसे आज भी हमारे जिला स्तर है और फिर उस ग्रामीण स्तर है, पंचायत स्तर है, वो सारी व्यवस्थाएं मौर्य शासन में भी हमें देखने को मिलती है। मौर्य शासन में भी उसी प्रणाली से शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। राजा प्रशासन की धुरी था, क्योंकि राजतंत्र था तो राजा प्रशासन की धुरी था, ठीक है, एवं समस्त प्रशासन उसी के चारों ओर घूमता था। हाँ, ठीक है। मौर्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, जो अनेक शताब्दियों तक जीवित रही। अशोक ने कुछ प्रशासनिक सुधार अवश्य किए, परंतु शासन का मूल स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहा। मौर्य साम्राज्य की विशालता को देखते हुए विद्वानों ने यह संशय प्रकट किया है कि इतने बड़े साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रह पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए संभवतः सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर रहा होगा। तो मतलब बहुत बड़ा था, और मैंने जो आपको बताया उसी प्रणाली से यहाँ पर शासन किया जाता था। अब बताया जाएगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब सत्ता के केंद्र बिंदु में कौन था? सत्ता के केंद्र बिंदु में राजा था, और राजा ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरी शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर रखा था। जैसे कि आज भी क्या है? आज भी हमारी केंद्र सत्ता है, और केंद्र सत्ता क्या करती है? पूरे देश का शासन नियंत्रित करती है। और राज्य सत्ता राज्यों का, तो राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं है? केंद्र से बाहर तो कोई नहीं है ना। केंद्र सरकार का आदेश तो कोई नहीं डाल सकता, और पूरी तौर पर निर्भर किस पर है? केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पर संपूर्ण तौर पर किस पर निर्भर है? राज्य सरकार। सेम सिस्टम, पर यहाँ प्रजातांत्रिक है, वहां राजतांत्रिक था। राजा के बाद राजा का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा, ये व्यवस्था थी बस, और कुछ अंतर नहीं था। समझ में आई बात? तो राजा प्रशासन की धुरी था एवं समस्त प्रशासन उसी के चारों ओर घूमता था। राजा की सत्ता अपरिमित थी, परंतु असीमित अधिकार होते हुए भी वह स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश नहीं था। वह धर्म के अनुसार शासन करता था तथा नागरिकों की भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। इसी कारण मौर्य शासन के प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी गई है। यही कारण है कि राजा के पास असीम शक्तियां होने के बावजूद भी राजा जनता की भलाई के बारे में सदैव सोचता था। राजा धार्मिक
धार्मिक, अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझता था कि राजा का क्या धर्म होता है, राजा का जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, और उन उत्तरदायित्वों को समझते हुए जनता पर शासन करता था। कभी भी वो निरंकुश नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था। मतलब उसके अंदर सत्ता का अहंकार नहीं आता था, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अलावा इनका है कौन, मेरे अलावा इनका है कौन, ये जाएंगे कहाँ, अगर ये दिक्कत में आएंगे तो इनका ध्यान रखने के लिए मैंने ही तो जिम्मेदारी ली है, अगर मैं नहीं करूंगा तो इनके लिए करेगा कौन। इस बात का उसे अच्छे से भान था। किसको? राजा। तो राजा असीम शक्तियों का मालिक होने के बावजूद भी कभी निरंकुश नहीं था। कौन? मौर्य साम्राज्य का शासक। और जिसने भी ये निरंकुशता दिखाई वो पतनमुखी हुआ, वो बर्बाद हुआ। ये आप देख सकते हैं पूरे समाज में। यही तो समझना है इतिहास में कि जिसने भी सत्ता का दुरुपयोग किया उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। जब भी देखिए आप, सत्ता का दुरुपयोग कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब राजा बर्बाद हो गए हैं, बड़े बड़े साम्राज्य बर्बाद हो गए हैं, तो हम जैसे लोगों की क्या औकात, क्या विसार। एक समय था कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था। एक समय आया कि एक बूढ़े ने लाठी से ही सब बदल दिया, उस चेतना जगाई। मैं ये नहीं कहता सिर्फ उन्होंने, चेतना, मानसिक गुलामी से बाहर निकालने का काम किया। और जब तक इंसान मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकलता ना, तब तक इंसान गुलामी से बाहर नहीं निकल सकता। गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमारे अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि हम पर कोई और शासन कर रहा है। पहले हम ये तो एक्सेप्ट करें कि हम पर कोई तीसरा शासन कर रहा है। जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हम पर कोई तीसरा शासन कर रहा है, तब हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज की चेतना जगाने का काम गांधी ने, तो इसीलिए गांधी महान है, और कोई कारण नहीं है महान होने का। समझ में बात? अगर उन्होंने कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो काम किया उससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। वो मानसिकता की जो गुलामी थी लोगों के अंदर, मानसिक गुलामी भर गई थी ना, कि हम तो इसी के लिए हैं, हमारी तो यही औकात है, हमारी तो यही हैसियत है, हमें तो सिर्फ इनकी सेवा करनी है। ये जो मानसिकता भर गई थी ना, इस मानसिकता से बाहर निकालने का काम महात्मा गांधी ने किया। इसीलिए उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने महात्मा की उपाधि से नवाजा। समझ में आई बात? राज्य के अधिकारी, ठीक है। राजकीय कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जैसे आज है। आज भी मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की अपनी एक कैबिनेट है, ठीक है। कौटिल्य मंत्री गणों को राजा की आंखें मानता है। सच में राजा की आंखें हैं वो लोग, क्योंकि राजा हर समय हर जगह नहीं उपलब्ध होगा। मंत्रियों को अलग अलग काम दिया गया और मंत्री उसके बिहाफ पर काम करने के लिए मौजूद है। समझ में आई बात? कौटिल्य ने 2 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख किया है, मंत्री एवं अमात्य, जिससे ऐसा आभास होता है कि कदाचित आधुनिक काल की भांति मंत्रियों के 2 स्तर रहे होंगे, कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री। अमात्य मंडल की तुलना आधुनिक नौकरशाही से की जा सकती है और अमात्यों की तुलना आधुनिक आईएएस अधिकारियों से। इस युग की नौकरशाही का स्वरूप बहुत कुछ पिरामिड की भांति था, जिसके शिखर पर स्वयं राजा स्थित था और उसके नीचे बड़े तथा फिर छोटे अधिकारी होते थे। तो आज की ही पूरी व्यवस्था थी, हायरार्की सिस्टम भी आज के जैसा ही था। कहां पर? आपके मौर्य प्रशासन में भी वो ही पैटर्न फॉलो किया जाता था जो आज हम फॉलो करें। तो इसका मतलब हमने किसी और से नहीं, हमने अपने पूर्वजों से ही ये पैटर्न लिया है। हमने अपने, इसीलिए तो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर ये समझ पैदा हो सके कि हमने दुनिया को चीजें दी हैं, दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने दुनिया को सिखाया। पर ये भी मानना चाहिए कि दुनिया से भी हमने बहुत कुछ सीखा। ये अहंकार नहीं आना चाहिए कभी भी कि हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। हमने भी बहुत कुछ सीखा और हमने भी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, ये भाव रहना चाहिए। हमारे अंदर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए
सेल्फ डाउट कभी नहीं आना चाहिए कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम भी बहुत कुछ है और हमारे सामने वाला भी बहुत कुछ है। उसे भी कमजोर मत समझो और अपने आप को भी हीन मत समझो। हीन समझने की जरूरत नहीं है, समझ में बात। अपने आप को भी ताकतवर समझो और विरोधी को भी ताकतवर समझो, किसी को कमजोर समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी करिए, वो अपनी तैयारी करेगा, समझ में बात। तो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी। और आते हैं प्रांतीय शासन। विशाल मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक प्रांतों में विभक्त था। चंद्रगुप्त के समय में कितने प्रांत थे इसका निश्चय पूर्वक कह पाना तो संभव नहीं, परंतु अशोक के अभिलेखों में उसके समय के निम्नलिखित 5 प्रांतों एवं सूबों का उल्लेख मिलता है। जैसे आज हमने अपने देश को 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट रखा है, उसी प्रकार से अशोक ने भी अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था, जिसका हमें उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है। वो कौन से प्रांत है सुनिएगा। उत्तरापथ, इस प्रांत में कंबोज, गांधार, अफगानिस्तान आदि प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, दूसरा प्रांत अवंती राष्ट्र था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जिसमें काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना आदि प्रदेश थे। दक्षिणापथ, इस प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी एवं इसमें विंध्याचल के दक्षिण का समस्त प्रदेश सम्मिलित था। कलिंग, इसकी राजधानी तोशिली अथवा तोशाली थी। मध्य प्रदेश या प्राच्य भी कहलाता था। इसमें उत्तर प्रदेश तथा प्राच्य प्रदेश, बिहार एवं बंगाल सम्मिलित था एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र मतलब आज के आधुनिक समय का पटना, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था मौर्य शासन काल में। अब आते हैं नगर शासन पर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नगर प्रशासन की भी उत्तम व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र एवं इंडिका दोनों किताबों के माध्यम से, अर्थशास्त्र एवं इंडिका दोनों में ही इसका उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का प्रबंध करने वाले एक बोर्ड का उल्लेख किया है, जिसमें 6 समितियां थी। यह आधुनिक काल के म्युनिसिपल बोर्ड अथवा कॉरपोरेशन के रूप में कार्य करता था। यह बोर्ड 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था। इस प्रकार इसके कुल 30 सदस्य थे। ये समितियां थी शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य व्यवसाय समिति, वस्तु निरीक्षण समिति एवं कर समिति। तो ये 6 प्रकार की समितियां थी, जिसमें 5-5 सदस्य थे और जिनका कार्य नगर प्रबंधन का होता था। तो इस प्रकार से आपके मौर्य शासन का नगर भी नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार से अगला आते हैं ग्राम प्रशासन। ग्रामीण शासन कैसे चलता? प्रांत जिलों में बंटे थे, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक होता था। राजुक युक्त एवं उपयुक्त जिला प्रशासन में प्रादेशिक की सहायता करने वाले अन्य अधिकारी थे। जिले ग्रामों में विभाजित थे, जो शासन की निम्नतम इकाई थे। ग्राम का प्रबंध करने के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जिसमें ग्रामों के प्राय सभी बड़े बूढ़े और अनुभवी लोग बैठते थे। आधुनिक सरपंच के समान इसका प्रमुख ग्रामिक होता था। ग्रामिक गांव के झगड़ों का निर्णय पंचायत के सदस्यों की सलाह से करता था। तो पूरी की पूरी जो आज व्यवस्था है, आज थोड़ी आधुनिक हो गई है, लेकिन यही पूरी की पूरी प्राचीन समय काल से चली आ रही व्यवस्था है हमारे देश की, जिसमें हमारे देश के लोगों को पूर्ण तौर पर सम्मिलित किया जाता था और उनके माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित कराया जाता था। तो इस प्रकार से कुछ मौर्य शासन संचालित किया जाता था, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं सैन्य संगठन पर। इस पर आते हैं सैन्य संगठन कि एक साम्राज्य को सुरक्षित करने का काम कौन करती है? उसकी सेना। तो सेना के बारे में भी जान लेते हैं। साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना संगठित की।
आधुनिक विद्वानों का विचार है कि राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह अथवा महीनों का समय लगता होगा, जिसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। इससे यह स्पष्ट आभास मिलता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मतलब बहुत लंबे लंबे रास्ते थे और उस समय कोई आधुनिक आज की तरह गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, तो जाने में एक लंबा समय लगता था, तो रास्तों की सुरक्षा के लिए भी सेना का प्रयोग किया जाता था और राज्य की सुरक्षा के लिए तो किया ही जाता था। आगे सुनो। चंद्रगुप्त ने एक चतुरंगिणी सेना का संगठन किया और उसकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की। मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार इस विशाल सेना की देख रेख एवं प्रबंध 30 सदस्यीय युद्ध परिषद द्वारा किया जाता था। यह परिषद 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों या बोर्डों में विभाजित थी। ये 6 बोर्ड पृथक पृथक विभागों का निरीक्षण करते थे, जिनमें पहला बोर्ड नौसेना, दूसरा परिवहन, तीसरा पैदल सेना, चौथा घुड़सवार सेना, 5वां रथ सेना एवं छठा हाथी सेना की देखभाल करता था। 6 समितियां थी जिनका काम अलग अलग था और इस प्रकार से सेना का भी समुचित प्रबंधन किया जाता था मौर्य शासन काल में। क्योंकि जब तक एक शासक के पास एक अच्छी सेना नहीं होगी, वो अपने साम्राज्य पर जो बुरी दृष्टि रखने वाले लोग हैं उनकी आंखों को भोंकने की ताकत नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए हर देश के पास एक अच्छी सेना का होना उस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं कि सेना पर खर्च बहुत होता है, लेकिन सेना का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसकी कैसी नीयत है इसका हमें नहीं पता। हमारी नीयत साफ हो सकती है, लेकिन हमारे पड़ोसी की क्या है हमें कदापि नहीं पता। इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है और अपने हाथ है तो करो व्यवस्था भाई। अगली चीज है गुप्तचर व्यवस्था। आज जो इंटेलिजेंस व्यवस्था है, चाणक्य ने या कहिए चंद्रगुप्त ने अपने समय काल से ही इस चीज को प्रारंभ कर रखा था। उसने गुप्तचर व्यवस्था बना रखी थी और गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से उसे बहुत सारी सीक्रेट खबरें, दूसरों की अपनों में कौन पीठ पे छुरा भोंकने वाला, इन सब चीजों की पता चलती रहती थी। इस प्रकार से वो अपने शासन को बहुत सुदृढ़, बहुत सुव्यवस्थित कर पाता था इस गुप्तचर व्यवस्था के कारण। आज आप देखिए दुनिया के हर देश के पास अपनी गुप्तचर व्यवस्था है। हर देश अपनी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो रखता है। जैसे भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या नाम है पता है? रॉ नाम है। समझ में आई बात? ठीक है। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का बड़ा महत्व बताया है। ये प्रत्येक बात एवं घटना की सूचना राजा तक पहुंचाते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों की भर्ती करता था, जैसे कपटी या छली गुप्तचर, गृहस्थ, व्यापारी, सन्यासी, बंदी एवं विभिन्न गुप्तचर स्त्रियां। अशोक ने ऐसे अनेक व्यक्तियों का वर्णन किया है जो उसे राज्य की विविध गतिविधियों एवं समाचारों से अवगत कराते थे। राजा के लिए लोकमत से परिचित होने का यह एक महत्वपूर्ण साधन था। सुदूरवर्ती प्रांतों पर दृष्टि रखने का भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सम्राट का भोजन खाने से पूर्व चख लिया जाता था जिससे विष का डर ना रहे। वह कभी 2 बार एक ही स्थान पर सोता नहीं है। वह हत्या के डर से हमेशा शत्रुओं से सावधान रहता है। तो इस प्रकार से राजा अपनी सुरक्षा इन गुप्तचरों के माध्यम से सुरक्षित करता था। ये राजा, क्योंकि सत्ता के केंद्र में राजा था और राजा खत्म तो पूरा शासन व्यवस्था अंग भंग हो जाएगी। तो इसीलिए राजा का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। तो इसीलिए राजा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन करता था जो कि समाज में रहकर ही समाज की जानकारी उसे लाकर देते थे कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया है, कौन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कौन उसका सहयोगी बन सकता है।
भाई अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला बिना लड़े ही आपसे डरा बैठा है तो आप उस पर हमला थोड़ी ना करोगे, फिर आप उसे गले लगा लोगे और उसे आप अपना मित्र बना लोगे। जरूरी थोड़ी ना तलवार निकाल कर ही किसी का साम्राज्य जीता, दिल जीत लो, वो अपने आप ही आपके चरणों में आ जाएगा। बहुत तरीके होते, तो गुप्तचर इन सब चीजों को कराने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। तो आज के आधुनिक देश भी इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं अपने शासन तंत्र को चलाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।